हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज 2 से लेकर 5 तक को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज क्लास 9 एनसीईआरटी के साइंस के बुक से लिया गया है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2, एन ऑब्जेक्ट thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground। एक ऑब्जेक्ट को है, उसको ग्राउंड से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर। वह थ्रो करने के बाद वह कर्व पाथ पर मूव करता है और फिर वह वापस ग्राउंड पर गिर जाता है। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द path of the object lie on the same horizontal line। जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है वह सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। What is the work done by the force of gravity on the object? तो हमें जो वर्क डन ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है उस ऑब्जेक्ट पर, वह हमें मालूम करना है। तो आइए देखिए, एक बच्चा है, या बॉल को थ्रो करता है कुछ एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर, और देखिए यहां से थ्रो किया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वापस से बॉल उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर वापस आकर गिरता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी पोजीशन पर हम लेंगे तो जो बॉल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो वह किधर होगा, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन लेंगे तो यहां से देखिए, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक, यहां से डिस्प्लेसमेंट बॉल का हो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। और यहाँ से यह फिर अगर यहाँ से हम जीरो कंसिडर करें, यहाँ से ओरिजिन, तो इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है। अगर बॉल यहाँ पर है तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, और देखिए बॉल जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बॉल पर, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है और यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सभी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर हम लेंगे तो यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और जो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पॉइंट पर, जो क्वेश्चन में दिया गया है, फाइनल पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखिए जीरो है, क्योंकि सेम सेम लाइन पर है। यह इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इस पॉइंट पर बॉल है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ इस पॉइंट पर बॉल है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर जीरो है। तो हम लोगों ने स्टडी किया था, वर्क निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस केस में देखिए, जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, जीरो है, और फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स, इस बॉल पर कितना फोर्स लगेगा, इस बॉल पर कितना फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि इसका मास m है, स्मॉल m है, तो इस पर फोर्स लगेगा mg, इसका जो वेट होगा उसके इक्वल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वह जीरो है। तो वर्क कितना हो जाएगा, mg मल्टीप्लाई जीरो, तो ये हो जाएगा वर्क जीरो हो जाएगा। इस केस में देखिए वर्क हो गया जीरो, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पूछ रहा है, जो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन हुआ वह हमें मालूम करना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो जो वर्क डन होगा वह जीरो होगा।
मान देखें इफ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी है, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट डी है, तो हम अगर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में भी देख रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। तो हमने स्टडी किया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है या परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होता है। तो हम एक दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क डन विल बी जीरो। तो यह क्वेश्चन एक्सरसाइज से समाप्त हुआ। अब एक्सरसाइज 3 को हम देखते हैं। ए बैटरी लाइट से बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक बैटरी है, बैटरी से हम लोग बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब जब जलाते हैं तो उसमें जो एनर्जी, क्या क्या एनर्जी इन्वॉल्व होता है और उस कैसे चेंज होता है। देखिए एक बैटरी है, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक निगेटिव पॉइंट होता है। अगर दोनों पॉइंट को हम एक बल्ब से जोड़ देंगे, इसमें भी 2 पॉइंट होता है, जोड़ देंगे तो यह बल्ब जलने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, बैटरी के अंदर वो केमिकल होता है, तो जब हम इस इंड को बल्ब से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल एनर्जी होता है, और वह एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है जो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, फिर बल्ब में जाने के बाद यहाँ पर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In a battery, chemical reaction takes place and the chemical energy of the battery gets converted into the electric energy. When electrical energy reaches to bulb, it further gets converted into light energy along with heat energy. तो केमिकल एनर्जी से क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चेंज हुआ लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। अगर बल्ब को अगर टच करेंगे तो आपको हीट महसूस होगा, तो लाइट के साथ साथ बल्ब में हीट भी जनरेट होता है। तो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। अब एक्सरसाइज 4 को देखते हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. एक फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर, उसका मास 20 kg है, और फोर्स एक्ट करने के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, उसको चेंज कर देता है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी उस पर जो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी डी एक्सेलरेशन होगा। तो आइए देखते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये साइकिल सवार है, साइकिल बाईसाइकिलिंग कर रहा है और इसका वेट है 20 kg। साइकिल के साथ मान लेते हैं इसका वेट 20 kg है। तो जब इस पॉइंट पर था तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, और इसने अब ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसका जो वेलोसिटी हो गया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, पर सेकेंड हो गया। तो जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसको मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पर जो ब्रेक लगाया, इस पॉइंट पर ब्रेक लगाना चालू किया, तो इसका वेलोसिटी इस पॉइंट तक आते आते 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, इसका वेलोसिटी चेंज हुआ। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि
वर्क डन क्या होता है, अगर कोई बॉडी का हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और वह वर्क डन उसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उस बॉडी में उसके इक्वल होगा। तो हमें अगर इसे वर्क डन निकालना होगा, ये जो ब्रेक जो लगाया, साइकिल पर ब्रेक लगाकर जो फोर्स लगाया, तो उसका वर्क डन निकालना होगा। तो हमें अगर साइकिल में कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ अगर हम वह मालूम कर लेंगे तो उसके इक्वल ही वर्क डन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ और उस बॉडी का जो मास होगा वह और उसका जो वेलोसिटी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं और इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है उसको v मानते हैं। तो इस पॉइंट पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब ब्रेक अप्लाई करता है उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर होगा। और जब उसका वेलोसिटी 2 मीटर हो गया तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया तो उस समय का वेलोसिटी मिलता है हाफ एम वी स्क्वायर। सॉरी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इक्वल टू वर्क डन। हम लोगों ने स्टडी किया है वर्क डन क्या होता है, अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज होता है वो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है हम निकाल देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर इसका वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, माइनस कर देंगे हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे। तो वर्क डन हो जाएगा, हाफ एम दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो देखिए वर्क डन हो जाएगा, हाफ एम है 20 kg क्वेश्चन में दिया गया है, और जो फाइनल वेलोसिटी है 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 2, इस 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यह 4 माइनस 25 हो जाएगा। तो वर्क डन हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई माइनस 21 तो इक्वल टू माइनस 210 जूल। तो यहाँ माइनस आ रहा है यानी वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। हम लोगों ने स्टडी किया था निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव वर्क डन होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने डिस्प्लेसमेंट तो लेफ्ट टू राइट में हो रहा है, लेकिन जब ब्रेक हम लगाते हैं तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके कारण उसका देखिए वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इसके कारण दोनों का डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए वर्क डन यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। अब एक्सरसाइज 5 को लेते हैं। A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. एक मास है 10 kg का है और उसको पॉइंट ए पर रखा गया है, उसके बाद उसको मूव कराया जाता है पॉइंट बी पर। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, ए और बी का जो लाइन ज्वाइन करते हैं तो हॉरिजेंटल है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। एक टेबल है, इस पर एक 10 kg का मास रखा गया है और इस पर हम फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्प्लेस करते हैं। तो हमें मालूम करना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा अर्थ की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, उस केस में वर्क डन नहीं होगा।
एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 90 डिग्री। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यानी ये परपेंडिकुलर है, तो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें वर्क डन पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो जीरो होगा। अगर पूछता कि ये जो बाय हैंड जो वर्क हुआ वह कितना हुआ, तो उस केस में जीरो नहीं होता। मानते कि यह हैंड के द्वारा इस पर एफ फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट डी होता, तो वर्क डन हो जाता एफ मल्टीप्लाई डी। लेकिन हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछा है, इसके कारण यह ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, लेकिन हैंड के द्वारा वर्क डन होगा। तो यह एक्सरसाइज 5 भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।